जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो भी थ्योरी है उसको पहले हम पढ़ लेते हैं ध्वनि से। फिर देखिए, ऐसा है ना, ध्वनि मतलब पहले हम थ्योरी को पढ़ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें तो अच्छा लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाते हैं। तो देखिए, ध्वनि साउंड स्टार्ट करते हैं। ध्वनि के लक्षण, देखिए ध्वनि के लक्षण जो है, ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: तीव्रता, तारत्व और गुणता। देखिए, ध्वनि की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, एक तीव्रता है मतलब इंटेंसिटी, और एक तारत्व पिच, और इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी। तो ये 3 गुण हैं। बात करते हैं, पढ़ेंगे तीव्रता। देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। देखिए, जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड होता है, आपको मैं बता दूं एक बार, जैसे कोई तरंगें हैं, तरंग ऐसे चल रही है, तो देखिए ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, इससे ये क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। यही क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड, आयाम। ये दूरी जितनी होगी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ये क्या है? आयाम। और देखिए, ये जो हैं दो, जैसे ऊपरी जो शिखर हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारी तरंग दैर्ध्य। दो टॉप को अगर मिला दें तो वो क्या होता है? हमारी तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये आयाम होता है। जो ध्वनि की तीव्रता है, किस पर निर्भर करती है? वस्तु के आयाम पर। जो कंपन हो रहा है उसके आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। देखिए, जितना आयाम होगा, जितना अधिक आयाम होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उसकी जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी, वो उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। देखिए, ध्वनि को मापने का यंत्र क्या है? किस इकाई में मापते हैं? डेसिबल में। मात्रा पूछ लिया जाता है बार कभी कभार। देखिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। देखिए आगे, कंपनशील वस्तु का आकार जितना अधिक होगा, जितना अधिक बड़ा होगा, उतने बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे। देखिए, जो भी वस्तु जिससे कंपन उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके जितना बड़ा होगा, आयाम भी उतने ही बड़े होंगे, जिसके कारण ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, मतलब इंटेंसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। आगे, पिच, तारत्व के बारे में बात करते हैं। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जेंट्स में जो होता है, तारत्व अधिक होने के कारण, कम होता है तारत्व, और जो लेडीज़ होती हैं उनमें तारत्व अधिक होता है, जिससे उनकी मोटी और पतली आवाज़, जैसे लेडीज़ जो होती हैं उनकी क्या होती है? पतली आवाज़ होती है, जो जेंट्स होते हैं उनकी मोटी आवाज़ होती है। वो तारत्व के कारण ही होता है। एक बार डिस्कस कर लीजिए। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारत्व होगा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा, पिच ज़्यादा होगा, और आवृत्ति बढ़ने से तारत्व की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण आवाज़ कैसी सुनाई देती है? पतली। जितनी आवृत्ति ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो आवाज़ उतनी ही पतली सुनाई देती है। देखिए, बच्चों एवं स्त्रियों की पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण होती है। देखिए, पतली आवाज़ बच्चों और स्त्रियों में क्यों होती है? क्योंकि उसका तारत्व अधिक है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से ही उसकी वो तारत्व क्या हो गया है? पिच ज़्यादा हो गया है। पुरुषों की मोटी आवाज़ तारत्व कम होने के कारण, देखिए पुरुषों में जो मोटी आवाज़ होती है, जैसे मान लीजिए शेर की जो दहाड़ होती है, उसमें क्या होता है? जो तेज़ सुनाई देती है, मतलब
तारत्व कम होने के कारण भारी आवाज़ लगती है उसकी दहाड़, क्योंकि तारत्व उसका क्या है, कम है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। पुरुषों का तारत्व जो होता है ध्वनि का, वो क्या होता है, कम होता है, और स्त्रियों में ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है पुरुषों में कम होती है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, और स्त्रियों में क्या होता है, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। जैसे चिड़ियों की आवाज़ से सोनोमीटर के पतले तार से निकलने वाली ध्वनि, मच्छरों की भिनभिनाहट अधिक तारत्व की ध्वनि के उदाहरण हैं। देखिए, अधिक तारत्व की जो ध्वनि है, जैसे चिड़ियों की आवाज़ और मच्छरों की भिनभिनाहट, ये किसके उदाहरण हैं, तारत्व अधिक होने के कारण उदाहरण हैं। शेर की दहाड़, मच्छरों की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है। देखिए, तार जो तेर जो देश सॉरी शेर होता है उसकी ध्वनि का तारत्व अधिक नहीं होता, इसी के लिए शेर की दहाड़ और मच्छरों की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है। जो शेर की दहाड़ होती है उसमें शेर का जो आवाज़ होती है उसमें उसका तारत्व क्या होता है, कम होता है, जिससे उसकी जो मोटी आवाज़ लगती है। बात करेंगे अब गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर दो भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। कोई हमारे दो क्या हैं, स्रोत हैं जिनसे समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनियाँ निकाली जा रही हैं, तो उस पर जो अंतर डिफरेंस होगा, जो हम कैसे पता करेंगे, वो गुणता के कारण पता करेंगे। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं तथा अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। ये हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं, जबकि शोर कानों को कर्कश लगा देते हैं। मतलब जो शोर होता है हमारे कानों को क्या करता है, अप्रिय ध्वनि मतलब निकालते हैं शोर से, जो हमारे मनुष्य को शरीर देखिए, जिन तरंगों को हम आसानी से सुन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें, जिन तरंगों को हम आसानी से सुन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑडिबल वेव्स। और इन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ऑडिबल जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और जिनकी आवृत्ति निम्नतम 20,000 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगें, इनऑडिबल वेव्स कहते हैं। जिनकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो हमें मनुष्य के लिए सुनाई नहीं देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी आवृत्ति उच्चतम अर्थात 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जो फ्रीक्वेंसी होगी इनकी कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो पराश्रव्य तरंगें होती है अल्ट्रासोनिक, उनकी जो फ्रीक्वेंसी लिमिट है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए, इनका जो उपयोग है संकेत को भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में हम किसका उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं।
कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, कीमती कपड़ों एवं वायुयान घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, जो ध्वनि की तीव्रता होती है, जैसे फुसफुसाहट जैसे कितनी होती है, 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल। हाँ, तीस से 40 डेसिबल। ट्रैक्टर की कितनी होती है, 90 से 100 डेसिबल। साधारण बातचीत कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। तेज संगीत शोर कितनी होती है, 70 से अधिक। जब हम नॉइस को काउंट करेंगे वो कितना से होगा, 70 से अधिक। पेड़ के पत्ते की सरसराहट कितनी होती है, 10 से 20। और सायरन जो पुलिस और एम्बुलेंस की जो होती है उसको होता है 110 से 120 डेसिबल। और जेट विमान कितना होता है, 140 से 150। बात करते हैं वृत्तीय गति में कोई कण वृत्तीय पथ पर 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उस कण की आवृत्ति कहलाते हैं। देखिए, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहलाता है। देखिए, जो फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक है, यूनिट है, वो है हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। आगे बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे अधिक और उससे अधिक तरल में, और उससे ठोसों में सबसे अधिक होती है और उससे कम किस में होती है, तरल में, और उससे कम वायु में, गैसों में। तो जैसे कि देखिए, एल्यूमिनियम में कितना दे रखा है, 6420 मीटर पर सेकेंड। और वायु में कितनी दे रखी है, 332 मीटर पर सेकेंड। और जैसे भाप, उसमें कितनी दे रखी है, 405 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये और भी दे रखी हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है। और ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान को तरंगों के रूप में गमन करती है। देखिए, ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में तरंगों के रूप में जाती है। और ध्वनि की तरंगें क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ध्वनि कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ध्वनि कैसी तरंगें हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। आगे ध्वनि को दूर तक ले जाने वाला यंत्र मेगाफोन। देखिए, ध्वनि को दूर तक भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मेगाफोन का प्रयोग करते हैं। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती। देखिए, जहाँ माध्यम नहीं होगा, ध्वनि के लिए गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती।